हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी ई कॉमर्स चल रही थी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वालों के लिए सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ। दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको ई कॉमर्स की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 प्रोवाइड करा चुका हूँ। तीनों के लिंक है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 नहीं देखी दोस्तों, वो कहाँ मिलेंगी आपको? दोस्तों, वो मिलेगी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक लिंक होगा, ऐसे करके ई कॉमर्स लिखा होगा, उसके बाद ई कॉमर्स और उसके आगे ब्लू कलर का लिंक होगा, नीचे ब्लू कलर का लिंक। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आप पहुंच जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट पे, जहां पे आपको बारी बारी सारे यूनिट के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आप उन्हें आराम से वहां से देख सकते हैं। वहां पे आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाए गए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे जा सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर आपको ऐसे नहीं जा पा रहे तो मान लीजिए आप किसी ब्राउजर फ्यूचर के थ्रू हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल पे आके वीडियो सेक्शन में जाएं। ऊपर कॉर्नर में सेक्शन होता है ना, यहाँ पे वीडियो सेक्शन, यहाँ पे आपका कम्युनिटी, यहाँ पे आपका है ना। तो वीडियो सेक्शन में जाके आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है कि ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन वाला बिल्कुल सही है, आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैप्टर। जो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है आपका ई पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, ई वॉलेट। दोस्तों, देखा जाए तो चैप्टर का नाम थोड़ी होता है। जो आपको चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, उन्हीं टॉपिक को लिख के आपको चैप्टर का नाम बना देते हैं। मतलब आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब शुरू करते हैं अपना आज का धमाकेदार चैप्टर। दोस्तों, चैप्टर का नाम मैं आपको बता चुका हूं, है ना। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है डेबिट कार्ड। दोस्तों देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? इन चारों का हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिटेल स्टडी कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के अंदर डिटेल में जान चुके हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, या ई पेमेंट्स वॉलेट क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर इसे डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों देखिए, डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप सभी को पता है, सबके घर में होता है। डेबिट कार्ड जिसको हम आसान भाषा में, या हम लोग अपने घर में डेबिट कार्ड को मोस्टली किस नाम से जानते हैं बताइए? डेबिट कार्ड को मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड। क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड। कहते हैं ना कि पैसे निकालने आना है, एटीएम कार्ड लाओ, एटीएम कार्ड से पैसे निकालेंगे। तो डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है? एटीएम कार्ड। आपको पता है डेबिट कार्ड का मतलब एटीएम कार्ड, और डेबिट का मतलब क्या होता है? कटना। क्या कटना? अरे वो कटना नहीं, पैसे कटना। तुम भी क्या सोच रहे हो? डेबिट कार्ड का मतलब होता है, डेबिट मतलब कटना, की पैसे कट गए। तो डेबिट कार्ड क्या करता है? आपको जहां पैसे की नीड होती है वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं एक कार्ड के थ्रू। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं, डेबिट कार्ड का एक और नाम है। क्या? डेबिट कार्ड को हम चेक कार्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आपसे पेपर पूछ सकता है कि चेक कार्ड क्या होता है, चेक कार्ड को डिफाइन कीजिए। तो ये मत बोला कि चेक कार्ड तो बताया ही नहीं भैया ने। चेक कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है। ठीक, डेबिट कार्ड के दो नाम, एटीएम कार्ड और चेक कार्ड। बाकी डिटेल में आप कहां से पढ़ सकते हैं? वही यूनिट 2 चैप्टर 1। ठीक, आगे क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, उस वीडियो में बताया और दोबारा बता देता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिससे आप पेमेंट, अगर मान लीजिए आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं से शॉपिंग करने गया, मान लीजिए मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, वो रेफ्रिजरेटर था 50,000 का। ठीक, और मैं ऑन करता हूँ एक क्रेडिट कार्ड, मतलब मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है। अब मेरे बैंक में पैसे कितने हैं? मान लीजिए मेरे बैंक में सिर्फ 25K है, मतलब 25,000 रुपए, और पेमेंट कितने की करनी है? पेमेंट करनी है 25K की। तो मैं जैसे ही उस भाई को अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा, वो उसका नंबर डालेगा, मैं अपनी पिन डाल दूंगा, तो पूरे 50,000 उस भाई के खाते में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं 25,000 कहाँ से है? दोस्तों, ये 25,000 जो बचे वो 25,000 है। ये 25,000 किसने दे दिए? ये 25,000 बैंक ने मेरे बिहाफ पे दे दिए, और पैसे को हम बाद में बैंक को एक फिक्स डेट से पहले पहले निपटा दूंगा। इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, स्मार्ट कार्ड। मतलब स्मार्ट कार्ड का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूं, मेट्रो कार्ड। क्या? मेट्रो कार्ड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप और ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे मेट्रो है, तो आप मेट्रो कार्ड जानते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं मेट्रो नहीं है,
तो मैं आपको बता दूं, मेट्रो कार्ड का स्मार्ट कार्ड ही होता है, मतलब जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है ना, वैसे कार्ड होता है, उससे आप मेट्रो के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मेट्रो के में टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको टोकन नहीं लेना पड़ेगा, उस कार्ड को जैसी मशीन में टच करेंगे आपके लिए गेट खुल जाएगा। तो इस कार्ड को क्या रिचार्ज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड, मेट्रो कार्ड हो गया आपका एग्जाम्पल। आगे बात करें ई वॉलेट, ये तो आप सब यूज करते होंगे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, फोन पे, क्या ये सब ई वॉलेट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जिसके आपको कैश करने की नीड नहीं है, बस आपको स्कैन करना है, भाई का नंबर लेना है और उनके पास अगर सेम ऐप है या सेम ऐप नहीं भी आजकल यूपीआई है तो आप तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए थे, मैंने आप द्वारा आपको ओवरव्यू दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों जो है वो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, डिजिटल सिग्नेचर। क्या डिजिटल सिग्नेचर दोस्तों, देखिए जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो सारी बातें किससे रिलेटेड होंगी, इलेक्ट्रॉनिक वे से, है ना, ऑनलाइन वे से। दोस्तों देखिए सिग्नेचर आप सभी जानते हैं, सिग्नेचर आप सभी जानते हैं, साइन, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है वो सिग्नेचर जो डिजिटली किया जाए, मतलब डिजिटली किया जाए। क्या, आगे पढ़ते हैं, देखिए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दोस्तों ये आईटी एक्ट हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर कौन से एक्ट में आया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। दोस्तों कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो उस पर आपको साइन करना, तो उसे आप साइन कैसे करेंगे, तो दोस्तों उसको आप साइन करेंगे अपने डिजिटल सिग्नेचर की मदद से, जो आपको हेल्प करता है डिजिटली डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए। ठीक है, और तो आगे से टॉपिक आएगा, उसे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, DS fulfill all statutory requirement associated with acceptance of hand written signature। दोस्तों मान लीजिए आप दिल्ली में, ठीक है, और आप रहते कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका कोई डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उस पर आपको साइन करना है। अब आप दिल्ली बैठे किसी जरूरी काम से और आपको तुरंत साइन करने हैं, तो आप तुरंत कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो उस जगह पे आपका यूज होगा क्या, डिजिटली सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर एक सिग्नेचर होता है जो, मान लीजिए आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल दूं, लाइव मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोस्तों सीए लोग जानते हैं, सीए के दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लाइंट होते हैं। अब सीए को मान लीजिए किसी इनकम टैक्स के पेपर पे अपने क्लाइंट के वो लेने हैं, क्या लेने, साइन लेने। क्लाइंट इंडिया में नहीं है तो कहाँ चलेगा दोस्तों, सीए के पास मोस्टली अपने हर क्लाइंट के क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसके पास, जिससे वो साइन करवा सकता है। ठीक है, आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे तो अभी टॉपिक आगे भी चैप्टर्स में आएगा जहां पे हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा आपको बता दूं, है ना। दोस्तों देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्या, क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो जानते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या है, डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक है। डेटा एनक्रिप्शन का मतलब समझ सकते हैं कि लॉक करना। क्या, लॉक करना। आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो अपने व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं किसी को पहली बार, तो ऊपर एक लाइन लिखी होती है, क्या, कि दिस मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, लिखा होता है ना कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि ये मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, मतलब लॉक है। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको, पढ़ा सबने होगा। देखिए दोस्तों इसका मतलब कि जो मैसेज मैं कर रहा हूँ किसी और को, मैं मैसेज किसी को मान लो व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैसेज सिर्फ मैं भेज रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, और जिस बंदे को भेज रहा हूँ वो पढ़ सकता है। उसको देखिए आपको लगता है कि आप जो मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपने आजकल बहुत न्यूज़ में देखा होगा कि भैया बीच में हैकर ने मैसेज पढ़ लिया, हैकर ने मैसेज डिलीट कर दिया, है ना। दोस्तों बीच में बहुत सारे सर्वर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली बैठा हूँ, ठीक है, मैंने दिल्ली से किसी बंदे को अपने लैपटॉप से मैसेज किया, वो उत्तर प्रदेश से बैठा है, वहाँ से रिप्लाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि हम लोग बातें कर रहे हैं, ये बातें कोई नहीं देख रहा, लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता ये बातें कौन कौन देख रहा है, कौन कौन देख सकता है, किस किस को एक्सेस है। कि दोस्तों बहुत सारे हैकिंग सिस्टम होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को भी मान लीजिए अगर हैकिंग का टेक्निक आती है तो वो आपको मैसेज तुरंत पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप में क्या लिखा था कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब इस मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता, ऐसा वो दावा करते हैं कि हमारा मैसेज जो हमारे ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, और आप जिसे भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। अब उस क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी होती है मान लीजिए आप वो सिस्टम कि आपने किसी को मैसेज किया, क्या किया, आपने किसी को मैसेज किया, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, दो की होती है, उससे याद रखना, दो की होती है। एक होती है आपकी प्राइवेट की
और एक होती है आपकी पब्लिक की। कौन कौन सी की? एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। दोस्तों मान लीजिए मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं हूँ, ये एक मेरा दोस्त है, ठीक। मैं कहाँ हूँ? मैं बैठा हूँ दिल्ली के अंदर और मेरा दोस्त बैठा है यूपी के अंदर, ठीक है, हम दोनों, ठीक है। अब तो मैंने अपने दोस्त को एक मैसेज किया, मैं मान लीजिए मैं उसके अपनी बैंक डिटेल्स भेज रहा हूँ। अब उसको बैंक डिटेल तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक सिक्योरिटी से भेजने वाली चीज़ है कि किसी की गलत हाथ में पड़ गई तो दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए मैं अपनी बैंक डिटेल्स उसे भेज रहा हूँ, तो सर क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि इसके अंदर मैं अपना मैसेज, एक प्राइवेट की, दो की होगी, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। दोस्तों प्राइवेट की किसके पास होगी? प्राइवेट की होगी उसके पास जो बंदा मैसेज भेज रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइवेट की उसके पास होगी जो बंदा मैसेज भेज रहा है, और पब्लिक की उसके पास होगी जो बंदा मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट की किस पे होगी? जो मैसेज भेज रहा है यानी कि मैं, और पब्लिक की किस पे होगी? जो बंदा मैसेज पढ़ेगा यानी कि वो, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने मैसेज किया और उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया। क्या कर दिया? उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया, लॉक कर दिया प्राइवेट की मदद से। अब और उसमें अपने डिजिटल सिग्नेचर भी मार दिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इस मैसेज को सिर्फ वो बंदा पढ़ सकता है जिसके पास पब्लिक की है। पब्लिक की कौन सी? हर कोई पब्लिक की नहीं, एक मैसेज की दो की होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। जिस प्राइवेट की से वो मैसेज को आपने लॉक किया है, उसी प्राइवेट की दूसरी बहन यानी कि पब्लिक की से वो मैसेज खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ताला है, एक ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, तो ताला लगाने का चाबी ये है और ताले खोलने की चाबी ये है। अगर आपको ताला लगाना है तो इस ताले को लगाने के लिए चाबी आपको लेनी चाहिए, और अगर उस ताले को आपको खोलना है तो उस ताले को खोलने के लिए आपको यही चाबी चाहिए, और कोई चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा, यानी कि और कोई चाबी से और कोई पब्लिक की से वो वाला मैसेज नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। कि अपने मैसेज को पहले तो प्राइवेट की से लॉक करना, फिर जो बंदा पढ़ेगा उसके बाद उसी की पब्लिक की होनी चाहिए, तभी वो मैसेज पढ़ सकता है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब दोस्तों चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके भैया उद्देश्य क्या है? पहला है टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन, कि एक कानूनी उसे मान्यता दी जाए कि जो भी आप काम कर रहे हैं दोस्तों, उसे कानूनी मान्यता दी जाए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे कानून के दायरे में रह के करें। आगे टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स की ग्रोथ को बढ़ाना, ई कॉमर्स की ग्रोथ को बढ़ावा देना, कि देश के अंदर ई कॉमर्स की ग्रोथ हो, है ना। आगे एंड ई गवर्नेंस, की ई गवर्नेंस दोस्तों आपको पता है अब गवर्नमेंट के पोर्टल भी आपके हर चीज ऑनलाइन आ गए हैं। आपको इनकम टैक्स भरना है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको आधार कार्ड बनाना है, आधार कार्ड में चेंज करना, सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है ना। टू प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट, किसके अंदर? पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड ई डॉक्यूमेंट। कि दोस्तों जो काम पहले पेपर पे होता था अब वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, तो दोनों को इक्वल दर्जा देना। मतलब लोग क्या, अभी भी दोस्तों कुछ लोग हैं जिनको भरोसा नहीं होता ऑनलाइन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूँ, बहुत लोग मोस्टली लोग होते हैं जो ऑनलाइन टिकट करने से कतराते हैं। जो हमारे गाँव के लोग हैं मोस्टली, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, कि वो सोचते हैं कि कहीं से पैसा अटक ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, वो अभी भी कहाँ जाते हैं? रेलवे की लाइनों में लगना पसंद करते हैं, है ना। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और ऑनलाइन में अपना इंटरेस्ट बनाएं। आगे टू प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस, कि दोस्तों लोग डरते क्यों हैं? कि कहीं हमारा पैसा कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए मोस्टली लोग अपने कोई भी चीज़ लिंक करने से डरते हैं किसी ऐप से, है ना। तो इसीलिए इन्होंने ये भी बनाया कि भैया अगर कोई दूसरा आदमी आपसे छल कपट करता है, ऑफेंस करता है, तो उसके लिए पेनल्टीज भी है और उसके लिए पनिशमेंट भी है। तो ये उद्देश्य किसके दोस्तों? ये उद्देश्य है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक की बात करते हैं। आगे देखिए, पेमेंट गेटवेज, कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं? अ पेमेंट गेटवे इज एन ई कॉमर्स सर्विस दैट ऑथराइज पेमेंट ई बिजनेस एंड ऑनलाइन रिटेलर। कि दोस्तों पेमेंट गेटवेज वो गेटवेज होते हैं जो आपको वेरियस फैसिलिटी देते हैं बहुत सारे लोगों को। कौन कौन सी? कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स की सर्विसेज के थ्रू। मतलब आपको मान लीजिए ऑनलाइन माल लेना है, अमेजोन के थ्रू अपने माल खरीदा, तो आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। अब तो अमेजोन का अपना ऐप के अंदर ही अमेजोन पे भी है ना। तो पेमेंट गेटवेज होता है बहुत सारे, ऐसे कि आपके पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे, है ना। ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? ई बिजनेस को बहुत सारा फायदा मिल रहा है, रिटेलर्स को, ऑनलाइन रिटेलर्स को बहुत सारा फायदा मिल रहा है ना। अब हाउ पेमेंट गेटवे वर्क्स, काम कैसे करते हैं? इट इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन थ्रू
SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। कि दोस्तों ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं। क्या कि मान लीजिए आपने अभी आप पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने अपने डेबिट कार्ड का नंबर डाला है ना, तो दोस्तों वो नंबर जो डाला वो यहाँ पे सिक्योर होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू? SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और ये किसके संग काम करते हैं? कस्टमर के संग काम करते हैं। मतलब कस्टमर भी तो आते हैं इनके पास। देखिए पेटीएम एक बिजनेस का मालिक भी चला रहा है, पेटीएम उस बिजनेस सामान खरीदने वाला कस्टमर भी चला रहा है ना, तो मर्चेंट भी है इनके पास। क्रेडिट कार्ड कंपनी आज दोस्तों अगर आप देखेंगे आजकल पेटीएम फोन पे पे तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी आ रहा है। क्यों? यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी आती है, उन्हें पता है कि बहुत सारे यहाँ पे उन्हें कस्टमर मिलेंगे, बहुत सारे उन्हें यहाँ पे क्राउड मिलेगा जहां वो अपनी क्रेडिट कार्ड की सेल्स बढ़ा सकते हैं, है ना। आगे दोस्तों बेनिफिट, सब बेनिफिट क्या है? सबसे पहली बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी। दोस्तों वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जो भी अपना डाटा यहाँ रखेंगे, अपना नाम, पता, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर जो भी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा, किसी के हाथ में नहीं जाएगा। दूसरा एनक्रिप्शन। आप जो भी यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको उस बंदे का बैंक अकाउंट डालना पड़ रहा है, यूपीआई डालना पड़ रहा है, यूपीआई आईडी, है ना, तो वो भी दोस्तों आपको सिक्योर रहेगा, एनक्रिप्ट रहेगा। एनक्रिप्शन बताया था ना पीछे भी कि एनक्रिप्शन का मतलब कि सिर्फ आप और भेजने, जिसे आप भेज रहे हैं वो बंदा ही उसे देख सकता है। आगे बैकअप, उससे क्या बैकअप भी है क्या कि हर चीज़ का इनके पास बैकअप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके फोन से पेटीएम किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं आपका अकाउंट चला गया। आप नया पेटीएम डाउनलोड कीजिए, अपना नंबर डालिए, OTP आएगा, दोबारा से आपका अकाउंट खुल जाएगा, खुल मतलब दोबारा से ओपन हो जाएगा वाला अकाउंट, है ना। आगे अप टू डेट टेक्नोलॉजी। और इनकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है? अप टू डेट होती है कि आपको कहीं पे भी स्लो यानी कि बफरिंग नहीं मिलेगी, आपको सारा काम अप टू डेट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको वाला टॉपिक समझ में आ गया हो, है ना। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी। कौन कौन से इशू है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर? दोस्तों आपकी बुक के अंदर जो सबसे पहला इशू दे रखा है दोस्तों, वो खाली रीडेबल है, खाली बेसिक के ज़्यादा पूछा नहीं आता, जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग बेसिक्स। कि कौन कौन से बेसिक है ऑनलाइन पेमेंट, कैसे कि आपके पास क्या क्या होने चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक फ़ोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो ये है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क। कि भैया हम पेमेंट करते हैं ना, जब हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस टाइम कौन कौन सी चीज़ें हमारे उस पेमेंट के टाइम जुड़ी होती हैं, क्या कि कौन कौन सा नेटवर्क हम यूज़ करते हैं पेमेंट के टाइम। आपको तो बस ये लगेगा कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बस। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता। आज जान लीजिए कि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम लिंक होती हैं। देखिए सबसे पहले एक्वायरिंग बैंक। कौन सा बैंक? एक्वायरिंग बैंक। कि जिसके पास से हम बैंक, मतलब दोस्तों देखिए दो बैंक होते हैं, एक हमारा बैंक, एक हमारे मर्चेंट का बैंक जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अक्वायर कर रहा है पैसा, उसका उसका बैंक अक्वायर कर रहा है पैसा, वाला बैंक होना चाहिए, ठीक है। वाला बैंक जुड़ा होता है ट्रांजेक्शन में। दूसरा ऑथोराइजेशन। कि ऑथोराइजेशन मतलब कि आपका बैंक अप्रूव करेगा, जो आपका बैंक अप्रूव करेगा ना, ऑथोराइज करेगा, तो ऑथोराइजेशन। तीसरा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन। कि भैया आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्रेडिट कार्ड की जो एसोसिएशन है वो भी एक तरह से लिंक हो गई कि आपने क्रेडिट कार्ड किसी एसोसिएशन से तो बनवाया है। अगला कस्टमर। कि कस्टमर कर रहा तो कस्टमर तो होगा इस प्रोसेस में। आ गया ना कस्टमर इशूइंग बैंक, कि जो कस्टमर का अपना बैंक है वो भी इस प्रोसेस में शामिल है। इंटरनेट मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट ने जो अपना इंटरनेट अकाउंट खोल रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने माल अमेजोन से लिया बंदे से, तो अमेजोन पर अकाउंट खोल रखा है, तो उसका वो अकाउंट मर्चेंट, खुद खुद मर्चेंट यानी कि जो आपको माल बेच रहा है। प्रोसेसर ही कौन सा प्रोसेसर आप लोग यूज कर रहे हो इस टाइम, कौन सा प्रोसेसर चल रहा है नेट पे, वो। और आखिरी में सेटलमेंट, कि जिससे आपकी सेटलमेंट हुई है, मतलब जो आपके मैसेज वगैरह आते हैं एंड में कि पैसा कट गया है, आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। तो इतनी सारी चीज़ें यूज होती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी में। खाली आपको एक ओवरव्यू मैंने मतलब ओवरव्यू मतलब कि आपको समझा दिया है, आप आराम से इसे कर सकते हैं, है ना। बाकी आप एक बार बुक रीड कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक। अब उससे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, मतलब टॉपिक वही चल रहा है हमारा कि, है ना, क्या टॉपिक चल रहा है दोस्तों हमारा। अब हमारा आएगा व्हाट यू शुड नो अबाउट फ्रॉड। कि दोस्तों आपको क्या क्या पता होना चाहिए फ्रॉड के बारे में। कौन सा फ्रॉड? तो फ्रॉड है हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। हमारा वो चल रहा है इश्यूज क्या क्या है हमारे, है ना, उसके ऊपर। तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात कि चूज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर दैट इज वेल स्टेबलाइज्ड एंड क्रेडिबल। तो आप जिसे भी पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, मेक श्योर कि वो बंदा रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। आप एक कहते हैं ना एक वेल स्टेबलाइज्ड बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो,
कि आप जानते हो कि बंदा की ऑर्गेनाइजेशन रियल है। पता चले गली में किसी ने भी एक छोटी सी ठेला ठेला लगा रखा है, वो लगा है कि आप हमारे यहाँ से सामान ले लीजिए, हम आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हर जगह क्रेडिट कार्ड मत यूज कर देना, पता नहीं कौन आपकी डिटेल्स निकलवा के आपके साथ फ्रॉड कर दे, है ना। अगला पॉइंट, गेटवे प्रोवाइडर ऑफर रियल टाइम क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन रिजल्ट। मतलब कि आप जिसे पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रोवाइड करें। मतलब कि जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे हैं उसी टाइम आपकी पेमेंट हो जाएगी। नहीं कि आपने डिटेल भर दी उसके कंप्यूटर में और वो बोल रहा है हाँ हो जाएंगे, आप जाइए आपकी पेमेंट हो जाएगी, सामान ले जाइए। नहीं, कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो तुरंत पेमेंट होनी चाहिए, तुरंत आपके पास मैसेज आना चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि आप तो वहाँ पे अपना कोड डाल के आगे बाद में जितने कटने थे पैसे उससे ज़्यादा कट जाए, है ना। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। आगे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा ऑनलाइन बैंकिंग। दोस्तों वही बात, ऑनलाइन बैंकिंग ये मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट 2 में। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग बैंकिंग या बैंक सर्विस ओवर द इंटरनेट। की बैंक की जितनी भी सर्विस है वो सब इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले भैया मेरे को मान लीजिए अपने चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो मैं अपनी चेकबुक लेता था, वहां जाता था, लाइन में लगता था, तब मेरी चेकबुक पे स्टैम्प लग के आती थी कि अरे अच्छा इतना बैलेंस है। अब मुझे कितने टाइम आधी रात को चेक करना है मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, फोन उठाया, बैंक ऐप खोला, ओ चेक कर लिया। किसी को पेमेंट करनी है तो पहले बैंक जाना पड़ता था, पर्ची भरनी पड़ती थी, कोई पर्ची नहीं भरनी, फोन उठाया पेमेंट कर दी, है ना। तो आपको बैंक की कोई भी सर्विस यूज करनी है तो उसे आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। आई होप दोस्तों आपको यह वाला टॉपिक भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों ये टॉपिक तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया एग्जांपल देकर समझाया था। कहाँ पे? वही यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बहुत अच्छे से समझाया। दोबारा बता रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाया तो एक द्वारा। दोस्तों इसके अंदर दो चीजें आती हैं, NEFT और RTGS। NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS की होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो पहले क्या होता था, मतलब पहले कभी भी होता है, आपको अपना पैसा भेजना, मतलब बिग अमाउंट भेजना, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए भेजने हैं, तो आपको दो तरीके हैं बैंक में जाके, या तो आप उस पैसे की NEFT करा दीजिए या उस पैसे की RTGS। NEFT का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक गया, मुझे अपना 1 लाख रुपए भिजवाना है, ठीक है, तो मैंने अपना 1 लाख रुपए वहाँ पे कैशियर को दिया, तो वो 1 लाख रुपए तुरंत नहीं भेज देंगे, वो वेट करेंगे। वेट किसका? कि और कस्टमर आते रहते हैं NEFT कराने। तो 1 घंटे मान लीजिए कि मैंने अपना पैसा उन्हें 10 बजे दिया, ठीक है, 10 बजे मैंने उन्हें सुबह 10 AM पे अपना पैसा दिया, तो उन्होंने पैसा रख लिया। 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे तक उन पे और पैसे आ गए, तो और लोग आए और लोगों ने पैसे दे गए, तो 11 बजे यानी कि 1 घंटे बाद वो सारे लोग मिलकर, मान लीजिए 4-5 लोग आए अपने पैसे लेके, 4-5 लोग पैसे देंगे अपने अपने भेजने के लिए, तो 1 घंटे बाद वो सबके पैसे इकट्ठे भेजेंगे। क्या? सबके पैसे इकट्ठे भेजेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? NEFT। और तो RTGS आपको पढ़ के मालूम चला रियल टाइम, कि जिस टाइम आपने पैसा दिया उस टाइम मैंने 1 लाख अंदर दिया, तो उन्होंने अंदर लेकर तुरंत 1 लाख कहाँ भेज दिया? जहां देखो जिसके अकाउंट में भेजने थे। तो RTGS मतलब रियल टाइम में तुरंत के तुरंत भेज देंगे, और NEFT के थोड़ा रुक के भेजेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपको इसे और अच्छा डिटेल से समझना है तो कहाँ जाना है? यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। ठीक, आगे देखिए, ग्रोथ इन इंटरनेट बैंकिंग। क्या क्या ग्रोथ हुई है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर? दोस्तों आप सब जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग हुई है, बैंकिंग इंटरनेट पे है, तो कितनी अच्छी, मतलब आप बोल सकते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री जिंदगी आप लोग जी रहे हैं, कि कितने सेटिस्फाई हो चुके हैं बैंक से। उन्हें पहले लोग बैंक से बहुत दुखी आते थे, लंबी लंबी लाइनें, घंटों लाइनों में लगे रहो, लंच भी आता था, है ना। SBI तो बहुत फेमस है अपने लंच के बारे, है ना। तो पहले लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी, बहुत दिक्कत होती थी लोगों को बैंक के काम करवाने में। लेकिन अब जब से इंटरनेट बैंकिंग आया तो हम लोगों को तो बहुत फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। लेकिन इनकी ग्रोथ क्या हुई है? कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्या दोस्तों? देखिए, जैसे जैसे आपको पता जिस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ होती है वो कंपटीशन तो बढ़ता है। अब सारे बैंक ऑनलाइन आ गए, तो सारे बैंक अपनी अपनी नई नई स्कीमें ला रहे हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, उनके पास आए, है ना। आगे कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंट हो चुके हैं। पहले बहुत लागत लगती थी इनकी। पहले उसको देखिए, कॉस्ट एफिशिएंसी आपको बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले पेपर वर्क ज़्यादा था तो पेपरों की बहुत नीड थी। अब जब सारा काम ऑनलाइन हो गया तो पेपर की नीड ही नहीं है, तो क्या वो कॉस्ट बची खरीदने की पेपर? आगे ग्लोबल रीच। अब दोस्तों हर जगह, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बैंक है, मान लीजिए मेरा बैंक दिल्ली के अंदर करोल बाग के अंदर है, ठीक है, मेरे बैंक। अब मैं दिल्ली के अंदर नहीं हूँ, मैं हूँ अपने, मान लीजिए बाहर गया हूँ, दुबई में हूँ। अब मुझे किसी को पैसा भेजना है, तो क्या मैं दुबई से पहले दिल्ली आऊँगा, दिल्ली मैं करोल बाग में जाऊँगा और करोल बाग जाके पर्ची भरूंगा तब पैसा जाएगा? नहीं, मैं दुबई में बैठे बैठे अपना फोन निकालूंगा और पैसा भेज दूंगा। क्यों? अब हर जगह है, हर जगह आपका अवेलेबल है, जहाँ जहाँ इंटरनेट वहाँ वहाँ आपका बैंक।
ब्रांडिंग दोस्तों, ब्रांडिंग जब से देखिए जो बैंक अच्छा काम करता है उसकी ब्रांडिंग हो जाती है, मतलब एक छवि बन जाती है लोगों की नज़रों में कि भाई इस बैंक की फैसिलिटी सबसे फास्ट है, हम तो इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे। अगला कस्टमर डेमोग्राफिक। कस्टमर डेमोग्राफिक का मतलब बहुत सारे कस्टमर इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास अलग अलग लोगों के कस्टमर भी आते हैं, हर जगह के कस्टमर इनके पास आते हैं। ठीक दोस्तों, यह टॉपिक यहाँ तक था। अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? सबसे पहला होता है इंटरनेशनल, दूसरा कम्युनिकेटिव और तीसरा ट्रांजैक्शनल। समझते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल का मतलब कि जितने भी इसके कार्य होते हैं कस्टमर से रिलेटेड, चाहे वो नेशनल हो चाहे फिर मोस्टली इंटरनेशनल हो, सारे कार्य आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इंटरनेशनल मीनिंग क्या हो गया कि जितने भी कार्य होते हैं कस्टमर के इंटरनेशनल वे में। आपको पता है एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक की इंडिया के अंदर ब्रांचेस तो है, विदेशों में भी है, तो विदेशों का काम भी वो संभाल रहा है। ठीक है ना, इंटरनेशनल काम भी वो संभाल रहा है। दूसरा कम्युनिकेटिव। दोस्तों कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है? कम्युनिकेटिव होता है कस्टमर से कम्युनिकेट करना, कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना। ये नहीं है कि सिर्फ कस्टमर अपना जो पैसा है वही भेज सकता है या अपना खाली बैलेंस चेक कर सकता है, वो अपनी क्वेरी भी सॉल्व करा सकता है। मतलब उसकी जो भी क्वेरी है, क्या उसकी जो भी क्वेरी है, उसके जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकता है। कैसे? मेल के थ्रू, जीमेल कर दिया, ईमेल कर दिया, या इनके ऐप पे भी होता है कि आस्क का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेट। और इधर ट्रांजैक्शनल, कि कस्टमर की जो भी ट्रांजैक्शन है उसको जल्दी से जल्दी पॉसिबल कराना, उसको जल्दी से जल्दी कह सकते हैं ना आगे बढ़ाना, उससे ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी सक्सेस कराना। ये भी किसका काम होता है? ये भी काम होता है आपके ऑनलाइन बैंकिंग का, कि पहले इंटरनेशनल भी सारे काम निपटाता है, कम्युनिकेशन भी कराता है कस्टमर से, और तीसरा ट्रांजैक्शन के उसके साथ ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल भी बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फिनिश होता है ये यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो गया। हमने एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा इसका यूनिट नंबर 2 का और यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।